वीडियोज़ की। इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, तो वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो सेल इंजरी है उसके टाइप्स और मैकेनिज़्म, वो हम दो सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड आएगा फ्री रेडिकल इंजरी, उसका आपका स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल्स, वो इस सेकंड कैटेगरी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल इंजरी के अंदर। तीसरा आता है टाइप ऑफ सेल डेथ, तो नेक्रोसिस, एपोटोसिस और ऑटोफेजी। हम तीनों को तीन डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि नेक्रोसिस कैसे होता है, एपोटोसिस कैसे होता है और ऑटोफेजी कैसे होता है। फोर्थ आता है इस कैटेगरी के अंदर इन्फ्लेमेशन। एक्यूट और क्रोनिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बहुत आसान तरीके से और सेपरेट वीडियो के अंदर। और वुंड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये मेन जो 5 आपके कैटेगरी हैं जो आपका जनरल पैथोलॉजी के लिए आपको पढ़नी है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरल पैथोलॉजी के लिए हाइल्डिंग यही है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, या आप कोई टॉपिक बचा है तो आप बता सकते हैं, उसको भी हम शेयर मतलब डिस्कस करेंगे आपके साथ। और उसके बाद जनरल पैथोलॉजी के बाद हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। पैथोलॉजी के अंदर इम्यूनिटी करने के बाद हम सिस्टेमिक पैथोलॉजी पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारा आज का पहला टॉपिक है सेल इंजरी। तो सेल इंजरी में दोस्तों, सेल इंजरी के अंदर हम बात करते हैं कि आपका सेल इंजरी होती क्या है। पहले इसकी ये समझ लेते हैं, फिर हम उसका मैकेनिज्म पे जाएंगे। तो सेल इंजरी क्या होती है कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले इफेक्ट क्या, मतलब जो माइनर लेवल पे जो इफेक्ट होता है वो होता है सेल होती है। तो सेल के अंदर कैसे आपका कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस या हार्मफुल स्टिमुलस कैसे उसके अंदर चेंज करता है, कैसे सेल के अंदर इंजरी करवाता है, वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आती हैं। तो मान लीजिए, देखिए सबसे जो मोस्ट कॉमन को जो होता है दोस्तों आपका बॉडी के अंदर जो सेल इंजरी करवाता है, वो होता है आपका हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्या होता है कि जो आपका बॉडी के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या आपकी आप किसी वजह से आप ऑक्सीजन मतलब सेल के पास कम ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो वो उसको बोला जाता है हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपो मतलब कब, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें इसकी वजह से आपके मेनली दो टाइप के चेंज आते हैं। एक तो आपका कुछ चेंज ऐसे होंगे जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आपका इंजरी तो करवाते हैं लेकिन वापस तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो आपका इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, वो दोबारा आपका चेंज नहीं, उसी नॉर्मल जो नॉर्मल सेल होती है उसमें हम वापस नहीं आ सकते। इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट डैमेज होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि हाइपोक्सिया की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। जो आपका हाइपोक्सिया होता है वो दो टाइप के वो करवाता है। एक तो आपका एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवा देता है, और एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवाता है। और दूसरा होता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, वो कम हो जाता है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से स्टार्ट होता है कि आपको ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा तो आपका, जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या किसको बोलते हैं, कि ऑक्सीजन है जो नॉर्मल ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज आपका पायरुवेट में जाता है, पायरुवेट आपका ईटीसी में जाकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाता है, तो वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको सेकंड समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन किसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से क्या होगा कि एटीपी सिंथेसिस कम हो जाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है एटीपी का, वो आपका इसके कम होने की वजह से कम हो जाएगा। और आपका इसी की वजह से एटीपी सिंथेसिस कम हुआ बॉडी के अंदर। तो एटीपी सिंथेसिस कम हुआ तो आपका क्या चेंज आएगा कि जो एक्टिव आयनिक पंप है ना, बहुत सारे एक्टिव आयनिक पंप होते हैं बॉडी के अंदर, उनका भी काम करना कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने फंक्शन के लिए एटीपी रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर एटीपी फॉर फंक्शन, एटीपी फॉर फंक्शन। तो आपका ये नॉर्मल आपका एटीपी इनको नहीं मिलेगा तो इनका काम करना कम हो जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं फेलियर ऑफ एक्टिव आयनिक पंप। तो आपके कौन से पंप हैं जो आपका इसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। मेनली 3 टाइप के पंप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पंप होता है फर्स्ट पंप, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप होता है सोडियम पोटासियम पंप, ठीक है। सेकंड पंप होता है आपका हाइड्रोजन पंप, और तीसरा है आपका पोटासियम पंप। ये तीनों आपके, पोटासियम कह रहा हूँ, कैल्शियम पंप, तो तीनों आपके इसकी वजह से फंक्शन करना कम हो जाते हैं, फेलियर बोल सकते हैं हम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सोडियम पोटासियम पंप यदि आपका काम नहीं करता है, तो मतलब आपस में सोडियम
आपका जो 3 सोडियम अंदर की तरफ भेजता है, 2 पोटेशियम बाहर भेजता है, वो नहीं होगा, तो आपका सेल के अंदर सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा। यदि सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो फिर अंदर रहेगा, अंदर रहेगा तो सोडियम जहाँ भी है साथ में रहता है, तो वाटर अपने साथ रखता है, तो इसके अंदर सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा। और इसकी वजह से ये आपका एक इम्पोर्टेंट कंडीशन आती है, वो आती है सेलुलर स्वेलिंग। मतलब आपका इसके अंदर रिटेन होगा तो मतलब सेल तो स्वेल होना एक सिंपल से फैक्चुअल बात है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले होती है अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ सेल इंजरी। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सेल के अंदर क्या इफेक्ट होता है, मतलब इफेक्ट मतलब कि क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले चेंज क्या आएगा, अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजी फीचर क्या है सेल का, सेलुलर स्वेलिंग। किसकी वजह से, सोडियम पोटासियम पंप के फेलियर की वजह से। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी वजह से देखिए क्या होता है, जो आपका नंबर 1 तो ये हुआ। सेलुलर स्वेलिंग के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप आता है, सेल स्वेलिंग हो जाती है, इसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल होता है, क्योंकि आप पहले सेल इफेक्ट होगी, फिर उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इफेक्ट होगा कि आपका साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल्स हो, आप वैक्यूल्स हो और वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये हाइड्रोफिक और फैटी चेंजेस की वजह से स्वेल होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नॉर्मल फंक्शन होता है दोस्तों बॉडी के अंदर, वो फंक्शन क्या होता है, ये राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं, राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं, नहीं हो पाएंगे तो मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस जो फंक्शन होता है राइबोसोम का, वो आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस आपका डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है। सेकंड आता है दोस्तों कि आपका सेकंड जो पंप था वो क्या, कौन सा पंप है जो इफेक्ट होता है, वो सेकंड पंप है हाइड्रोजन पंप। हाइड्रोजन पंप का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन पंप का मेन फंक्शन है इफ्लेक्स ऑफ H+ आयन। इफ्लेक्स मतलब बाहर निकालना H+ आयन को। इसकी वजह से यदि ये नहीं काम करता है तो क्या होगा, रिटेंशन होगा हाइड्रोजन आयन का, तो मतलब ये सेल के अंदर रहेगा। हाइड्रोजन आयन मतलब आपका क्या करेंगे, pH को कम कर देंगे। H+ मतलब क्या होता है, वो एसिडिटी को तो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो pH निकालते हैं वो H+ से निकालते हैं, जितने ज़्यादा H+ होंगे उतने ज़्यादा pH कम होगी, ठीक है। pH कम होने के बाद क्या चेंज आते हैं, जो आपके क्रोमेटिन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, उससे हम क्या होगा, टोटल डार्कनिंग ऑफ क्रोमेटिन। आपने सुना ना वो हेट्रोक्रोमेटिन और आपका होमो, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो आप कंडेंसेशन की वजह से डार्कनिंग एक आपका चेंज आता है, उसी को फर्दर जो कन्वर्ट होता है उसको हम उसी को बोलते हैं पिक्नोसिस। आपके 2-3 आपके इसके अंदर इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। पिक्नोसिस, नेक्स्ट में आएगा कैरियोलाइरेक्सिस, राइलिसिस, ठीक है। वो तो पिक्नोसिस क्या है, पिक्नोसिस होता है क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ये आपका इसकी वजह से चेंज आता है। और फर्दर जो आपका pH के कम होने की वजह से लाइसोसोम एंजाइम भी एक्टिवेट होते हैं। यदि सेल के अंदर आपका pH कम है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तो वो किसको एक्टिवेट कर देते हैं, लाइसोसोम एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनमें से एक फैक्टर क्या है, आपका pH का कम होना। सेकंड और लास्ट जो पंप है जिसको आपका ये कम कर रहा था, वो है आपका कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप आपका फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम को बाहर निकालना। कैल्शियम बाहर नहीं निकलेगा तो आपका इसके अंदर जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है, साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। यदि आपका बॉडी के अंदर एक जगह पे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक देखते हैं इसी चीज़ को, तो कैसे दिखता है, लार्ज अमॉर्फस डेंसिटी दिखती है अपने को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से कैल्शियम डिपॉजिट हुआ, मतलब कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हुआ, तो वो भी एक फैक्टर होता है आपका एंजाइम एक्टिवेट लाइसोसोम एंजाइम को हाइड्रोजन के कम होने से भी हो रहा था और कैल्शियम के कम होने से भी।
और आपका यदि ये कैल्शियम डेड सेल के अंदर डिपॉजिट होता है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। दो टाइप कैल्सिफिकेशन होती है ना, मेटास्टेटिक एंड डिस्ट्रोफिक। डिस्ट्रोफिक होती है जब डेड सेल के अंदर कैल्शियम आपका डिपॉजिट होता है। मेटास्टेटिक कब होता है, जब आपका लिविंग सेल के अंदर कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डेड सेल मतलब डिस्ट्रोफिक, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये आपका मेनली होता है दोस्तों एक्टिव आयनिक पंप के वजह से तीन चेंज हैं, तीनों चेंज आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका ये वाला है सोडियम पोटासियम पंप, और इधर वाला जो रीजन है जो मैंने आपको पिंक से इसको एक एरो बना रखा ना, देखिए ये वाला एरो, ये नोट्स मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आपको पूरा ये चार्ट एक साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये नीचे तक देखिए, नीचे तक यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये वाला पिंक वाला, ये जितने भी चेंज हैं ना दोस्तों, इधर वाले आपके लेफ्ट साइड वाले, ये आपके रिवर्सिबल चेंज है दोस्तों, याद रखना, रिवर्सिबल चेंज। इसके बाद जो बाकी चेंज है वो आते हैं इरिवर्सिबल चेंज के अंदर, वो वापस नॉर्मल सेल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे। आपको चीज़ पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि रिवर्सिबल कौन सा है, इरिवर्सिबल कौन सा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल तो ये हुए। इसके साथ साथ हमने ये चीज़ किया कि ये तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन की बात की, हमारा बच गया था कि मतलब एरोबिक नहीं होगा तो क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में आपकी सेल जाएगी। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में सेल जाएगी तो आपका सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ेगा। लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो आपका पीएच कम होगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड है मतलब पीएच कम होनी है, एसिडिक है। पीएच कम होगी तो पीएच कम होने की वजह से आपका क्रोमेटिन क्लम्पिंग होता है। क्लम्पिंग देखिए आपका क्या था, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ये टोटल डार्कनिंग था। ये आपका फोकल डार्कनिंग है, फोकल मतलब कुछ जगह पे, ये आपका टोटल है, पूरा है, ये आपका फोकल है। आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड की वजह से कौन सा हो रहा है और आपका H+ पंप की वजह से कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पहला इसी के अंदर की रिवर्सिबल है। तो बाकी बच गए कौन से, वो है इरिवर्सिबल। H+ इसकी वजह से ये आपके कौन से होंगे, इरिवर्सिबल। तो इसी के बाद हम इसका कंटिन्यूस है सेकंड चार्ट कि आपका मैंने बताया था कि आपका कैल्शियम और आपका H+ आयन के एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या कर देते हैं, वो एक्टिवेट लाइसोसोम एंजाइम एक्टिवेट कर देते हैं दोस्तों। एक्टिवेट लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट कर दे रहे हैं ना दोस्तों, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो चेंज आएंगे ना वो इरिवर्सिबल के अंदर आएंगे, जो उस राउंड के अंदर नहीं है जितने भी चेंज, उसके अलावा जो भी चेंज है वो सारे रिवर्सिबल चेंज है। आपको याद रखना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब जो नहीं दोबारा नॉर्मल नहीं जा सकते। तो पहले जो लाइसोसोम एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद लाइपेज है, लाइपेज एक्टिवेट हो गया। लाइपेज एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन डैमेज करता है। मेम्ब्रेन डैमेज करने से क्या होता है, जो सेलुलर कंटेंट है ना उनका लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। लीकेज स्टार्ट हो जाएगा तो आपका ब्लड के अंदर इनका कंटेंट बढ़ जाएगा। आपको पहली चीज़ लाइपेज की वजह से। सेकंड चीज़ है वो आपका होल्ड मास ऑफ द फॉस्फोलिपिड। इसकी फॉस्फोलिपिड का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज कर देंगे। आपको मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से आपका फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या बनता है, माइलिन फिगर्स। माइटोटिक फिगर अलग चीज़ होती है दोस्तों, ये माइलिन फिगर है। माइलिन फिगर आपके लाइपेज की वजह से होती है, ठीक है। सेकंड आता है दोस्तों एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो गया लाइसोसोम के अंदर, तो आपको क्या करेगा, वो था आपका पहले वाला क्या था, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। यहाँ पर है क्रोमेटिन फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्रोमेटिन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी वजह से इस कंडीशन, जो ये कंडीशन होती है फ्रेगमेंटेशन वाली, इस कंडीशन को वो दोस्तों कहते हैं कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो हमने पहले पढ़ी थी वो थी आपका क्या थी बताओ, भूल गए, पिक्नोसिस। ये था आपका कैरियोरेक्सिस एंडोन्यूक्लियस की वजह से। और तीसरा आता दोस्तों आरएनएज और डीएनएज की वजह से आपका क्या होता है, डीएनए और आरएनए की वजह से दोस्तों आपका डिसोल्यूशन ऑफ आरएनए और डीएनए होगा, नाम से पता चल रहा है। तो उसकी जो आपका डिसोल्यूशन होता है आरएनए और डीएनए का, उसको हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस। ये रेक्सिस है, ये लाइसिस है, मतलब डिसोल्यूशन एक अलग चीज़ है, फ्रेगमेंटेशन एक अलग चीज़ है। तो कैरियोलाइसिस और कैरियोरेक्सिस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और कौन से
एंजाइम की वजह से हो रहा है वो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एफएमजी में, तो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा, और जब नीट के अंदर आएगा तब भी डायरेक्ट आएगा, क्योंकि जनरल पैथोलॉजी का ये क्लासिकल जनरल पैथोलॉजी क्वेश्चन है, इसको आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आरएनए और डीएनए की वजह से आपका लॉस ऑफ बेसोफिलिक टाइप साइटोप्लाज्म है वो भी आपका चेंज लॉस होता है। नॉर्मल जो बेसोफिलिक स्ट्रक्चर है आपका करेक्टर है साइटोप्लाज्म का वो चेंज होता है। लास्ट जो एंजाइम है दोस्तों जिसकी वजह से आपका लाइसोसोम एंजाइम एक्टिवेट होते हैं वो है प्रोटीएज। प्रोटीएज के नाम से पता चल रहा है कि आप प्रोटीन को तोड़ेगा तो क्या हो गया, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस आपका होता है तो आपका इसेनोफिलिक करेक्टर है ना सेल का, उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज इसेनोफिलिया ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपका बेसोफिलिया, ये यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस बेसोफिलिया हो रहा है, तो मतलब इसेनोफिलिया बढ़ रहा है, तो आपका जो फाइनल आउटकम है वो क्या होगा, बेसोफिलिया लूज हो रहा है, इसेनोफिलिया इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब इसेनोफिलिक करेक्टर आपका सेल का बढ़ जाता है जब आपका लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट होते हैं दोस्तों। और ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि क्या क्या चेंज आते हैं। नॉर्मल आपका स्टार्टिंग होती है क्लम्पिंग से, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बेसोफिलिया आपका कम होता है, फिर लास्ट में आपका इसेनोफिलिया बढ़ जाता है। इस तरह से नॉर्मल जो इरिवर्सिबल इंजरी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेन आपके हैं आपके जो टाइप ऑफ जो सेल इंजरी है वो, और आपके मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, दो टाइप का है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों करने वाले हैं फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल इंजरी के अंदर हम आपके स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल देखेंगे, टाइप ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी देखेंगे। तो ये मैंने आपको ध्यान रखना है सेल इंजरी के अंदर, ठीक है, कि आपके कौन से हाँ। इसके अंदर मैं जो पहले लिस्ट थी उसके अंदर मैं शायद सेल एडेप्टेशन भूल गया लिखना, सेल एडेप्टेशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है, एक डिफरेंट वीडियो के अंदर कि सेल एडेप्ट कैसे करती है। ये तो सेल इंजरी हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो को आपसे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये चैनल इन नोट्स को आप, ये चार्ट हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, ठीक है, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।